मुख्यमंत्री आवास में एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद रहे। देखिए किस तरीके से बिहार में चुनाव को लेकर रणनीति जो है वो बीजेपी बना रही है और कैसे इस बार अच्छा प्रदर्शन करना है, इसको लेकर खुद अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे थे। देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बैठक फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार से संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि एसके राजीव जी, क्या कुछ रणनीति पर चर्चा की गई है, क्योंकि अब बीजेपी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। नहीं, देखिए करिश्मा, दरअसल में अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका 2 दिवसीय दौरा बिहार में जो है वो अब थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है। और इस 2 दिवसीय दौरे से अमित शाह ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को और विपक्षी जितने भी गठबंधन में विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है। क्योंकि अभी एक तस्वीर आप देखी होंगी कि वो उस तस्वीर में सीएम हाउस के भीतर की वो तस्वीर है और उसमें जितने भी 5 घटक दल हैं सत्ता पक्ष के, वो 5 घटक दल के जो बड़े नेता है वो वहाँ मौजूद हैं। बीच में नीतीश जी मौजूद हैं, अमित शाह जी मौजूद हैं, चिराग पासवान हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, राम मांझी हैं। तो ये तमाम नेता, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है उस तस्वीर के माध्यम से कि भाई अब एनडीए जो है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। तो एनडीए के इंटैक्टनेस की को दिखा करके अमित शाह और या फिर नीतीश कुमार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार चुनाव में जितने हल्के तौर पर विपक्ष ले रहा है सत्ता पक्ष को, सत्ता पक्ष उतना हल्का है नहीं। क्योंकि देखिए आप देखे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश जी को लेकर के आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है, तेजस्वी की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है, आरजेडी पूरा परिवार यानी कि लालू पूरा परिवार ट्वीट कर रहा है नीतीश जी को लेकर के। अब से थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो आज जो बापू सभागार में एक महिला को नीतीश जी साइड कर रहे हैं उसको लेकर के भी ट्वीट किया गया है। लेकिन उस ट्वीट पर यह तस्वीर जो है वो इसलिए भारी पड़ती दिख रही है क्योंकि इस तस्वीर में तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हैं या फिर तमाम जो गठबंधन के नेता हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, जो मुस्कुराहट यह बताने की कोशिश उस मुस्कुराहट के माध्यम से की जा रही है कि भाई भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा की तरह हम बिहार भी जो है वो फतह करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है करिश्मा कि कल अमित शाह देर शाम पहुंचे हैं 8 बजे पटना, 9 बजे वो बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं और 11 बजे तक बैठक होती है। 1 घंटे जो बैठक होती है वो सांसद, विधायक और एमएलसी के साथ बैठक होती है। 6 तारीख को बीजेपी का स्थापना दिवस है, उस दिन रामनवमी है, उसको किस तरीके से मनाया जाए, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे बिहार भर में यानी कि हर एक जिले में किस तरीके से उसको मनाया जाए, इस पर फोकस किया गया। और दूसरी मीटिंग जो है वो बीजेपी कोर कमेटी के जो मेंबर हैं उनके साथ की गई और उसमें यह कहा गया कि भाई जो वोट परसेंटेज है वो जिस तरीके से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बढ़ाया गया, क्योंकि वहां भी अगर आप देखेंगे तो वहां का वोट परसेंटेज काफी कम हुआ करता था, लेकिन इस बार वोट परसेंटेज बढ़ा तो आप देखिए ओवर क्राउडेड मेजोरिटी में वहां पर जो है वो बीजेपी सत्ता में आई। तो उसी पैटर्न पर जो है वो बिहार में भी काम करना है। तो ये जो है वो कल कोर कमेटी की बैठक में 1 घंटे तक जो बैठक चली उसमें ये निर्णय लिया गया और 225 सीट, बिहार में 243 विधानसभा की सीट है, उसमें 225 सीट जीतने का टारगेट जो है वो रखा गया। उसके बाद आज सहकारिता विभाग का एक कार्यक्रम था, वहां पर अमित शाह गए और वहां पर उन्होंने जम करके लालू परिवार पर निशाना साधा। वही नीतीश कुमार जब वहां स्पीच देना शुरू की तो उन्होंने फिर एक बार रिपीट किया अपने सेंटेंस को कि मैं 2 बार गलती कर चुका हूं लेकिन अब गलती नहीं होगी। और ये फेविकॉल का जोर है, जो जोर अब टूटने वाला नहीं है एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ जो उनका गठबंधन। उन्होंने यह भी कहा कि भाई केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं हैं बिहार की जिसको न सिर्फ एडॉप्ट कर रही है बल्कि उस योजनाओं के आधार पर केंद्र में भी योजनाएं बना रही है। तो बिहार जो है वो किस तरीके से मार्गदर्शक रहा है पूरे देश का, केंद्र की सरकार का, ये भी उन्होंने बताने की कोशिश की। और यह भी कहा कि 2005 से पहले अगर बिहार को आप लोग याद करेंगे और 2005 से 24 तक के टेन्योर को याद करेंगे तो आपको अंतर पता चल जाएगा कि वाकई में मैंने बिहार के लिए क्या क्या किया है। तो ये तमाम बातें हैं जिन बातों को लेकर के आज नीतीश कुमार और अमित शाह जो है वो आम जनता के बीच राजीव जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा है कि फेविकॉल का जोड़ है नहीं टूटेगा, लेकिन इतर इसके क्या कुछ मूल मंत्र जो है वो अमित शाह तमाम कार्यकर्ताओं को देकर गए, क्योंकि महज अब 6 महीने ही बचे हुए हैं बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में क्या मंत्रियों को भी टास्क दिया गया है कि कैसे क्षेत्र की समस्या उठानी है, कैसे क्षेत्र के लोगों से जुड़नी है?
देखिए मैं वही आपको बता रहा था कि आज अमित शाह यहाँ से फिर गोपालगंज गए और वहाँ पर एक बड़ी रैली को कहा जाता है कि 1 लाख के करीब वहाँ पर भीड़ थी। उस रैली में एक बड़ी रैली को उन्होंने संबोधित किया और उस रैली में भी वही जो बातें थी कि भाई हम बिहार में जीतेंगे तो बहुत सारा काम करेंगे, बाढ़ से बिहार को निजात दिलाएंगे अगले 5 साल में, क्योंकि बाढ़ आपको पता है कि बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है, तो उससे निजात दिलाएंगे। एक बड़ा कमिटमेंट उन्होंने किया है आज सार्वजनिक मंच से। उन्होंने यह कहा कि बिहार के लोग जो पलायन कर रहे हैं, जो पलायन का दंश, पलायन की पीड़ा जो बिहार वासी झेलने को मजबूर होते हैं, उससे में वो कोशिश करेंगे कि बिहार में इतनी फैक्ट्री लगा दी जाए कि यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार मिले और यहाँ से उनको बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो आज विधिवत उन्होंने रैली में कही है, या फिर आप यूँ कह सकती हैं कि घोषणाएं उन्होंने आज रैली में की है और बिहार जो पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गया है। देखिए जो आपका सवाल है करिश्मा, वो निश्चित तौर पर जो MLA MP हैं उनको यह बताया गया है कि आप जब अपने क्षेत्र में जाइए तो केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ बिहार सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दीजिए, क्योंकि आम जनता को यह नहीं पता है कि भाई केंद्र सरकार ने उनके लिए क्या क्या काम किया है पिछले 10 साल में, बिहार सरकार ने पिछले 20 साल में क्या क्या काम किया, तो इसकी जानकारी नहीं है बिहार की जनता को। तो ये जाकर के कार्यकर्ता के माध्यम से आप बताइए। और आपको पता है कि जो कार्यकर्ता होते हैं वही चुनाव को जिताते हैं, तो कार्यकर्ता का मनोबल जितना हाई रहेगा, आप जान लीजिए कि जिस किसी भी पार्टी में उस पार्टी को निश्चित तौर पर जीत मिलती है। तो बीजेपी के विषय में यह कहा जाता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है। बिहार में भी जो है वो बीजेपी की पकड़ जो है वो बूथ लेवल तक बहुत ज्यादा मजबूत है और बीजेपी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो बूथ लेवल तक अपने पकड़ को बनाए हुए है। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह ने यह मैसेज देने की कोशिश जो है वो की है अपने MP MLA और MLC के माध्यम से। और अभी जो नीतीश जी के आवास पर बैठक हुई है, उस बैठक में ये चर्चा हो रही थी कि भाई 225 सीटों पर जो है वो चुनाव हम लोग किस तरीके से जीतेंगे और किन किन सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये बातें नहीं हो पाई, चूंकि अमित शाह को जाना था तो मुश्किल से वहां पर वो 20 से 25 मिनट ही रुके। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब दिल्ली में बैठक होगी तो फिर वहां पर इन मुद्दों पर चर्चा होगी। और चूंकि CM हाउस में विवेक हमारे साथ हैं, तो विवेक इस पूरी खबर को CM हाउस में कवर कर रहे थे। आज कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के भी कार्यक्रम में विवेक गए हुए थे, चूंकि बीजेपी बीट देखते हैं। विवेक अमित शाह के दौरे से आप पूरा बताइए कि लब्बो लुआब क्या कुछ निकला, क्योंकि 2 दिनों तक वो रहे बिहार में। मुझे लगता है कि कुछ देर बाद 24 घंटे पुर जाएंगे, तो 24 घंटे में बिहार के लिए उन्होंने क्या सौगातें दी और बिहार वासियों को क्या उन्होंने मैसेज दिया? जी बिल्कुल, अगर उनके योजनाओं की सौगात की अगर देख लिया जाए तो 8,53 करोड़ की लागत से उन्होंने कई सहकारिता विभाग से जुड़ी योजनाओं की सौगात दी। और इसके साथ साथ गोपालगंज, और कल भी हम इस बात को जिक्र कर रहे थे, उनका निशाना सीधे लालू प्रसाद यादव पर रहेगा। दोनों जगह अगर रैली का देख लिया जाए, एक जगह उन्होंने रैली का संबोधित किया गोपालगंज में, तो वहाँ भी सीधे तौर पर लालू परिवार पर ही निशाना रहा। और जब पटना में बापू सभागार में कार्यक्रम कर रहे थे, वहाँ पर भी लालू परिवार पर ही निशाना साधे। जब नीतीश कुमार जब भाषण दे रहे थे, भाषण के दरमियान बीच बीच में उनका देखते होंगे कि जो लालू परिवार के पहले क्या था, आज क्या है, उनका कहने का जो नजरिया रहता है, उसी तरीके से अमित शाह ने भी जिक्र किया कि 1990 से 2005 तक क्या स्थिति थी। बिहार को गाय का जो चारा होता है उसको लोग नहीं बख्शे, जो लालू राबड़ी पर सीधे तौर पर निशाना रहा। इसके साथ साथ CM आवास में कहा जा रहा था कि 1 घंटे तक करीब बैठक होगी, लेकिन CM आवास में उनको पहुंचना था, 3 बजे बैठक का समय रखा गया था, लेकिन 3:30 बजे पहुंचते हैं और बैठक मात्र 20 मिनट तक ही चलती है। फोटो सेशन होता है, फिर उसके बाद जो संवाद कक्ष है वहां पर तमाम नेता जाते हैं और एकजुटता की भी तस्वीर दिखाई गई कि हम लोग एकजुट हैं। किस तरीके से देखिए, जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन के साथ गए, क्योंकि अब जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के भविष्य में आगे की पार्टी संभालने वाले संतोष सुमन ही होंगे। तो ऐसे में, और इसके साथ साथ जो चिराग पासवान की पार्टी में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान सर्वोसर्वा हैं। चिराग पासवान वहाँ पे पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे और बैठक में कई रणनीति भी तय की गई। कल जो कोर कमेटी की बैठक थी, उस कोर कमेटी की बैठक में कैसे बूथ लेवल पर कार्यकर्ता, जो उन्होंने यहाँ तक मंत्री को भी मैसेज दिया कि आप मंत्री बनकर मत जाइए, आप कार्यकर्ता बन के जाइएगा, तब आपके साथ जो है जनता आपके साथ जुड़ेगी। क्योंकि अगर मंत्री बनकर जाइएगा तो आपके साथ जनता नहीं जुड़ेगी, क्योंकि सुरक्षा आपके पास नहीं रहती है और जिसकी वजह से जनता आपसे इंटरेक्ट नहीं हो पाते, अपने बात को नहीं कह पाते हैं। इस वजह से आप जो है सुरक्षा को अपने घेरे में रखकर ही काम किया करिए और बूथ लेवल तक मजबूत बनाइए। बता दें कि 6 तारीख को बीजेपी के
पार्टी के राष्ट्रीय स्थापना दिवस है और 14 तारीख को अंबेडकर जी की जयंती है। तो ऐसे में लेकर जो पहली जो बैठक हुई थी कल 9 बजे के करीब, उस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि 6 तारीख से 14 तारीख तक भव्य तरीके से मनाना है पार्टी के स्थापना दिवस और अंबेडकर जी की जयंती भी मनाना है। ऐसे में अब देखना होगा 7 तारीख को, ये भी है कि 7 तारीख को राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। तो देखना होगा राहुल गांधी जहां संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं, तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 14 तारीख को जयंती है, तो क्या बात होती है। और इसके साथ बीजेपी अभी से ही रणनीति बनाने में पूरी तरीके से जुट गई है और कहीं ना कहीं निशाना सीधे उनका यूपीए सरकार पे तो जरूर कमोबेश रहा, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में अगर देखा जाए तो कोई भी और पार्टी विपक्ष पार्टी पर निशाना रहा तो सीधे आरजेडी पर ही निशाना रहा। देखिए करिश्मा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं विवेक कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार की है, उसमें 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है और 14 तारीख को चूंकि अंबेडकर जी की जयंती है। और आपको याद होगा कि यही वो अमित शाह है जिन्होंने लोकसभा में अंबेडकर को लेकर के एक बयान दिया था और यह कहा था कि भाई जितना आप लोग अंबेडकर नाम लेते हैं, इतना अगर भगवान का नाम लीजिएगा तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन देखिए, चूंकि बिहार में चुनाव है और ये चीज पता है बीजेपी को कि बिहार में 90% जो आबादी है वो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों की आबादी है। तो किस तरीके से अंबेडकर जयंती मनाना है और अंबेडकर जयंती के बहाने किस तरीके से उन वोटरों को साधना है, इसकी पूरी प्लानिंग जो है, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो तय की जा चुकी है। लेकिन 7 तारीख को चूंकि राहुल गांधी आ रहे हैं और आपको पता है कि राहुल गांधी किस तरीके से बीजेपी पर हमलावर होते हैं, तो इस पर भी बीजेपी की निगाहें रहेंगी कि 7 तारीख को आखिर राहुल गांधी आकर बिहार में क्या कुछ करते हैं, ताकि 7 तारीख के बाद जो ये लोग अंबेडकर जी को याद करेंगे तो उसमें निश्चित तौर पर फिर कुछ एड ऑन किया जाएगा ताकि कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब दी जा सके। जी करिश्मा। जो देखिए, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, क्योंकि 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है बिहार में, लेकिन लोकसभा चुनाव में जदयू और बीजेपी को 12-12 सीटें मिली थी और इस बार जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि वहां पर 243 सीटों पर चुनाव होने हैं, 225 सीटों पर जीत हासिल करनी है, तो क्या कुछ अलग स्ट्रैटेजी जो है इस बार बीजेपी अपनाने वाली है? देखिए, मुझे लगता है करिश्मा कि 2010 के दौर को याद कीजिए आप। 2010 में जब चुनाव हुआ था, 2005 में जब नीतीश जी सत्ता में आए थे, मुझे लगता है कि 17 नवंबर को संभवतः उन्होंने ओथ ली थी 2005 में। और जब 2010 में चुनाव हुआ था तो चूंकि मैं पत्रकारिता में उस समय था मेन स्ट्रीम में, तो मुझे याद है कि उस समय एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, यही 2 पार्टी मेन थी एनडीए में, वो मुझे लग रहा है कि 220 सीट के करीब जीती थी संभवतः, 218 या 220 के करीब, और विपक्ष को मात्र 23-24 सीटों पर समेट के रख दिया था। तो इस बार की जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है वो यही है कि 2010 की तरह इस बार फिर से एक बार 225 सीट जो है हम लोग अचीव करें। टारगेट तो 243 का है, लेकिन अचीव करने की बात है कि 225 करें। और इसके लिए देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी आप देखिए होंगी कि कुंदन कृष्णन को बिहार लाया गया है, अभी एडीजी हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो पिछले कुछ दिनों से बिहार में चरमराई हुई थी, जो लगातार विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार को घेर रहा था, तो कुंदन कृष्णन को इसलिए लाया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जा सके। और देखिए अभी कि आज से 5 दिन पहले मोतिहारी में 550 लोगों को एक रात में पुलिस ने घर से उठा लिया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। 450 से ज्यादा लोगों को इनकाउंटर करने की, अपराधियों को इनकाउंटर करने की तैयारी है। बिहार में अभी तक लगभग 9 अपराधियों को इनकाउंटर किया जा चुका है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक यूएसपी रही है नीतीश कुमार की, और यही वजह है कि उनको सुशासन बाबू का नाम दिया गया है। आप देखिए कि 1990 से 2005 के दौर में अगर आप पटना में, बिहार में सड़कों पर चलती, पटना में आप सड़क पर अगर चलती तो आपको 5 किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटा लग जाता। लेकिन वही ये बिहार है जबकि अब 350 किलोमीटर सफर करने में मुश्किल से 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। तो डेवलपमेंट तो हुआ है और उस डेवलपमेंट में केंद्र सरकार की भी बड़ी भूमिका है। इसके साथ साथ इस बार जो एक नई स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि जो सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका है वो पूरा फ्लड इफेक्टेड एरिया माना जाता है, फ्लड इफेक्टेड जोन माना जाता है उसको, और उसमें कोसी नदी को सौरा ऑफ द बिहार कहा जाता है। और वहीं पर एक मेची नदी है, और ये प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से इसमें चला रहा था कि भाई कोसी और मेची नदी को जोड़ा जाए, क्योंकि मेची नदी की भी चौड़ाई बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें पानी नहीं रहता है, और कोसी में जो है वो पानी बहुत ज्यादा फ्लड के समय में आ जाता है। तो किस तरीके से उस पानी को मेची नदी में शिफ्ट किया जाए, इसके लिए 6,500 करोड़ रुपए कल रिलीज किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये एक ऐसी योजना होगी, और आज अमित शाह ने विधिवत गोपालगंज में चर्चा भी की है इस योजना की। तो अगर इस योजना का वाकई में एग्जीक्यूशन अब हो जाता है तो आप यह जान लीजिए कि जो फ्लड बिहार में जो इलाका पूरा कराता है बाढ़ से, उस इलाके के लोगों को बाढ़ से निजात मिल जाएगा, और उस पानी का उपयोग जो है वो बिहार सरकार उन
जिलों में कर पाएगी जो जिले जो है वो सुखाड़ से त्रस्त रहते हैं। तो ये स्थिति, अगर वाकई में ये सब इन सब चीज़ों पर काम हो जाता है और फंड भी रिलीज कर दिया गया है तो निश्चित तौर पर बिहार में जो एनडीए की सरकार है न सिर्फ वोट परसेंटेज उनका बढ़ेगा, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बूथ लेवल तक अपने मंत्री अपने नेताओं को उन्होंने काम करने का आदेश दिया है कि भाई बूथ लेवल पर जाकर के आप काम कीजिए ताकि वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ सके। दूसरी बात है कि देखिए अभी हमारे सहयोगी विवेक बता रहे हैं कि अमित शाह की भाषण की बड़ी बातें क्या, उन्होंने कहा कि चारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के शासन में जंगल राज, अपहरण, हत्या और घोटाले हुए, उन लोगों को शर्म भी नहीं, गौ माता का चारा भी खा गए, नौकरी के बदले जमीन का सौदा क्या कोई भूल सकता है। ये गोपालगंज में उन्होंने भाषण में ये बातें कही हैं। लालू ने पूरा परिवार सेट कर दिया। लालू के दोनों लाल बिहार में सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, एक बेटी सांसद है, दूसरी को भी लोकसभा चुनाव लड़वाया गया, भाई भाभी पूरे परिवार को सेट कर दिया, लेकिन बिहार के युवाओं को सेट नहीं किया। देखिए ये एक बड़ा मुद्दा है जो अक्सर तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई मैंने बिहार में रोजगार दिया है, तो आज इसके बहाने जो है वो अमित शाह ने निशाना साधने की कोशिश की है कि भाई लालू ने तो अपने पूरे परिवार को रोजगार दिया, पूरे परिवार को सेट कर दिया। जाहिर है कि बिहार में युवा जो है वो बेरोजगार रहेंगे। बाढ़ मुक्त करने का दावा किया, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ से मुक्त कर दिया जाएगा, और ये एक बड़ी घोषणा है। अगर वाकई में बिहार को बाढ़ से मुक्त कर दिया जाएगा तो उन इलाकों में इंडस्ट्री भी लगेगी, उन इलाकों में बड़े बड़े उद्योग धंधे लगेंगे, और जो पलायन की पीड़ा बिहार के लोगों को है निश्चित तौर पर वो पीड़ा कमोबेश दूर होगी। जंगल राज की ओर जाना है या फिर विकास के रास्ते पर, यह भी लोगों से अपील की अमित शाह ने कि भाई आप फिर से जंगल राज के रास्ते को चुनते हैं या फिर जो बिहार में विकास किया है नीतीश जी ने, आप विकास के रास्ते को चुनते हैं। लालू जी ने जब वो गोपालगंज आते हैं, आपने कहा कि विपक्ष पर जमकर हमला भी उन्होंने बोला है, चारा घोटाला के साथ साथ लैंड फॉर जॉब का भी उन्होंने जिक्र किया है और लालू प्रसाद यादव पर जमकर बरसे भी है। लेकिन इसके उत्तर अगर हम बात करें गोपालगंज की, तो एक गढ़ है और गृह जिला भी है लालू प्रसाद यादव का, तो ऐसे में शंखनाद जो है वो गृह जिला लालू प्रसाद यादव के जो गोपालगंज है वहां से शुरू होता है। तो ऐसे में क्या सारण चंपारण को साधने की जो 45 सीटें हैं उसको क्या साधने की ये कोशिश है बीजेपी की? देखिए निश्चित तौर पर हम पहले एक और आपको पॉइंट बता दें करिश्मा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको याद होगा कि आज से 15 दिन पहले गुजरात में अमित शाह ने एक घोषणा की थी, एक मंदिर में वो गए हुए थे कार्यक्रम में, और कहा था कि अयोध्या की तर्ज पर ही पुराना धाम यानी कि सीतामढ़ी में मां सीता की जो जन्मस्थली है उसका विकास किया जाएगा और कॉरिडोर के माध्यम से उसको जोड़ा जाएगा। देखिए इसमें इस बात की चर्चा की गई है कि सालों से हम राह देखते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लालू एंड कंपनी ने बहुत अरंगे लगाए, 550 साल के बाद मोदी जी ने राम जी को मंदिर में बैठाने का काम किया, अब बारी मां सीता की है और ये मंदिर पूरे देश को आकर्षित करेगा। देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है क्योंकि सीता जो है वो बिहार वासियों के हृदय से जुड़ी हुई है, क्योंकि बिहार की वो बेटी है और मां जानकी है, प्रभु राम की वो धर्म पत्नी है। तो अगर वाकई में जो अमित शाह ने ये बातें गुजरात में भी कही थी और आज भी जो कहा है, अगर वाकई में इसका एग्जीक्यूशन हो जाता है सीतामढ़ी में, तो यह जान लीजिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा करिश्मा, बिहार के लिए और खास करके बीजेपी के लिए। और जो वो पूरा इलाका है, सीतामढ़ी का इलाका है, मिथिलांचल का इलाका माना जाता है, वो मिथिलांचल का पूर्वी इलाका, तो आप यह जान लीजिए कि वो इलाका पूरा स्वर्ग बन जाएगा। आज देख लीजिए कि अवध में जब से प्रभु राम कनक धाम में विराजे हैं, पधारे हैं, उसके बाद से आप देख लीजिए कि उस इलाके में रोजगार की बहार आ गई है। कहा जाता है कि वहां पर जो फूल बेचने वाला है उसकी भी कमाई महीने में लाखों की होती है। और अभी जो बालाजी सबसे पॉपुलर मंदिर हुआ करता था रेवेन्यू के मामले में, अब वो अयोध्या जो है उससे आगे बढ़ रहा है वहां पर। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर कॉरिडोर बना करके और इस सीतामढ़ी में जो मां सीता की जन्मस्थली है उसको अगर डेवलप कर दिया जाएगा तो फिर समझिए क्या स्थिति होगी बिहार की। तो ये एक बड़ी सौगात बिहार वासियों को अमित शाह जो है वो देने की उन्होंने बात कही है। हालांकि मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो हो सकता है कि चुनाव के पहले ही वहां पर शिलान्यास भी हो जाए। और आपका जो सवाल है कि गोपालगंज में, देखिए गोपालगंज वाकई में गोपालगंज की ही धूल दूसरी मिट्टी से निकल करके बिहार के डीएनए को बदलने की बात लालू प्रसाद यादव ने की थी और लालू प्रसाद यादव वहीं के रहने वाले हैं। तो गोपालगंज में रैली करने के कई मकसद जो है वो अमित शाह के थे कि भाई एक तो लालू यादव की सरजमी से लालू यादव को चुनौती देना, दूसरा जो पश्चिमी चंपारण की जो 45 सीटें हैं निश्चित तौर पर उसको साधने की कोशिश जो है वो अमित शाह ने उस मंच से की है। और यही वजह है कि वहां पर भीड़ भी जो है वो ह्यूज क्राउड कहा जा रहा है कि काफी वहां पर भीड़ थी। और निश्चित तौर पर गोपालगंज से इस
इसलिए अमित शाह ने रैली की है ताकि वहां के 45 सीटों को साधा जा सके और लालू प्रसाद को उन्हीं की मांद में घुस करके उनको चुनौती दी जा सके। जी करिश्मा। चलिए, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचते हैं, बैक टू बैक उनका जो बैठक है वो देखने को मिलता है। कोर कमेटी की भी बैठक में वो शामिल होते हैं, उसके बाद एनडीए की बड़ी बैठक में भी शामिल होते हैं। तमाम मंत्रियों को मूल मंत्र देते हैं कि कैसे बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है। इसके साथ आपने देखा कि गोपालगंज आते हैं, जनसभा को वो संबोधित करते हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ साथ कई ऐसे दिग्गज नेता है जिस पर जमकर बरसते भी है। साथ ही ये हम कह सकते हैं कि सारण चंपारण की 45 सीटों को कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो साधने की कोशिश कर रही है।